हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। चलिए आज के अपने प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज भी हम लोग जनरल ग्रामर का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ये यूपी टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें अंग्रेजी पूछी जाती है, जनरल ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 20 क्वेश्चंस को लिया हुआ है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, ठीक है। मतलब यह क्वालिटी की सबसे हाईएस्ट माने उच्चतम, डिग्री माने अवस्था है। अब देखिए क्वालिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की यह सबसे उच्चतम अवस्था है। आगे क्या कहा गया है, इट इज यूज्ड, यह प्रयोग की जाती है, व्हेन माने जब, मोर देन टू, ठीक है, दो से अधिक, थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स, वस्तुएं या फिर वस्तुओं के समूह, आर कंपेयर्ड, तुलना की जाती है। तो यह कौन सी डिग्री है, ये पूछा है इन्होंने, ठीक है। मतलब एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं इस बात पर, एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं और किस एडजेक्टिव की होती है, ये होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा, क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव होता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। ध्यान रखेंगे पॉजिटिव का प्रयोग जो होता है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा समानता के आधार पर तुलना बताने के लिए किया जाता है। और ऐसे वाक्यों में एज, ठीक है, या फिर सो एज का प्रयोग हुआ होता है। जबकि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस में किन्हीं दो, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, दो के बीच में किसी एक को अधिक और कम बताना हो तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री, ध्यान रखेंगे कितने होने चाहिए, 2, ठीक है, 2 के बीच में। और सुपरलेटिव क्या होती है, ये सबसे उच्चतम अवस्था होती है और ये हमेशा 2 से अधिक के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे हमेशा 2 से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, मोर देन 2, तो सीधी सी बात है कौन सी डिग्री की बात कर रहे हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर नॉट मच, ठीक है, और अथवा या फिर हार्डली एनी, ठीक है। कहना कि किस शब्द को प्रयोग किया जाता है, नॉट मच बहुत अधिक के लिए नहीं, मतलब नॉट मच अधिक के लिए नहीं, कुल मिलाकर के निगेटिव सेंस, या फिर हार्डली एनी बड़ी मुश्किल से कोई, बड़ी मुश्किल से कुछ, तो इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव सेंस दे रहा है। कैसा, ये जो वर्ड है हार्डली एनी या फिर नॉट मच, ये दोनों वर्ड क्या सेंस दे रहे हैं, निगेटिव सेंस दे रहे हैं, ठीक है, नकारात्मक। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड होगा, उसके लिए थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। ये एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लिखे हुए हैं सामने, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ठीक है, इन तीनों के अर्थ को अगर देखा जाए तो इनका प्रयोग हमेशा मात्रा, ठीक है, मतलब क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। अब इसमें जो लिटिल होता है, ये सिर्फ लिटिल, ये होता है बिल्कुल निगेटिव सेंस, मतलब ना के बराबर। अच्छा, हिंदी की बात की जाए तो क्या होती है, कुछ, ठीक है, कुछ होती है इसकी मीनिंग, और ये देता है निगेटिव सेंस, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर। अच्छा, आ लिटिल का मतलब क्या है, थोड़ा सा, बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़ा सा, ठीक। और द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ थोड़ा हो। तो ये जो बीच वाला है ए लिटिल, ये देता है पॉजिटिव सेंस, ठीक है, ये देता है पॉजिटिव सेंस, जबकि द लिटिल भी निगेटिव सेंस ही देता है, ठीक है, जो कुछ थोड़ा बहुत, सब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब क्या यहाँ पर पूछा इन्होंने, नॉट मच या फिर हार्डली एनी, बहुत मतलब मच माने क्या है, अधिक नहीं या फिर बड़ी मुश्किल से कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंस दे रहा है, इसका मतलब हो जाएगा लिटिल, इसके लिए लिटिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड हैज अ निगेटिव मीनिंग। अब देखिए अभी पीछे क्वेश्चन में समझा था हम लोगों ने इस बात को, और यहाँ पर पूछ भी दिया है, किस शब्द का नकारात्मक मतलब है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या फिर मच लिटिल। तो यहाँ पर लिटिल शब्द जो है ये बहुत ज्यादा निगेटिव सेंस को दिखाता है। द लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत है कुछ, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा ये, लेकिन लिटिल जो है वो बिल्कुल निगेटिव में। कहने का मतलब अगर कहा जाए देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो इसका मतलब ग्लास खाली है, बिल्कुल भी पानी नहीं है उसमें, ठीक है, निगेटिव सेंस आएगा वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच वर्ड एज अ पॉजिटिव मीनिंग। ठीक है, कह रहे हैं कि किस शब्द का एक पॉजिटिव अर्थ है, सकारात्मक अर्थ है। ठीक है, पहला वर्ड लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, वही तीनों शब्द दिए गए हैं। तो पॉजिटिव सेंस के लिए कौन सा यूज करते हैं, बता चुके हैं आपको, अ लिटिल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मीनिंग आता है कि हाँ थोड़ा बहुत है, थोड़ा कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं विच वर्ड इज यूज्ड फॉर नॉट मैनी या फिर हार्डली एनी। ठीक है, जैसा कि लिटिल वाले में पूछा गया था वैसा ही सेम यहाँ पर भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिटिल लिखा हो और चाहे फ्यू लिखा हो, ठीक है, इन दोनों एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, कुछ। इन दोनों के अगर हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो क्या होती है, कुछ। ठीक है, लिटिल भी कुछ है और फ्यू भी कुछ है। ठीक है, फिर फर्क क्या है, लिटिल का प्रयोग करते हैं क्वांटिटी के लिए। ठीक है, क्वांटिटी के लिए, जबकि फ्यू का प्रयोग करते हैं काउंटेबल, COUNTABLE। ठीक है, गिनती करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मीनिंग समझ में आ गई होगी यहाँ तक, उम्मीद है। तो अगर इनके यूज की बात की जाए तो यूज भी सेम है, जैसे कि लिटिल, अ लिटिल, ठीक है, और द लिटिल, ये तीन होते हैं। तीनों के यूज के बारे में भी आपको बता चुके हैं। ऐसे इधर भी होता है, फ्यू होता है, फिर अ फ्यू होता है और द फ्यू होता है। ठीक है, लिटिल का मतलब था निगेटिव सेंस, तो फ्यू का मतलब भी निगेटिव सेंस, ना के बराबर, कुछ है लेकिन ना के बराबर। जैसे कह दिया जाए कमरे में कुछ लोग हैं, और उसकी अगर मीनिंग जो ट्रांसलेशन किया गया है देयर आर फ्यू पीपल इन द रूम, इसका मतलब कोई नहीं है, निगेटिव सेंस है, कहना ही बेकार है वहां पर। ठीक है, और अ लिटिल यहाँ पर क्वांटिटी बताने के लिए, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बोतल, इसका मतलब पानी है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा कुछ। ठीक है, यहाँ पर भी कह दिया जाए देयर आर अ फ्यू पीपल इन द रूम, कुछ लोग कमरे में हैं। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़े लोग हैं, कुछ। और द लिटिल का मतलब हो जाता है मात्रा के लिए, जो कुछ, सब, पूरा। और यहाँ पर भी जो कुछ लोग हैं सभी, द फ्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि लिटिल का प्रयोग क्वांटिटी के लिए, ठीक है, अनकाउंटेबल के लिए, जबकि फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के लिए करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर वापस आते हैं, क्या लिखा है, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर नॉट मैनी। नॉट मैनी माने, मैनी मीन्स क्या होता है, बहुत नहीं, या फिर हार्डली एनी, हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से कोई भी, इसका मतलब क्या है, फ्यू, ना के बराबर बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मतलब क्या, ना के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर सम। ठीक है, हाँ, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर सम, किस शब्द का प्रयोग सम के सेंस में किया जाता है। सम का मतलब भी क्या है, कुछ। ठीक है, अब देखिए दोनों का था, लिटिल का भी था, फ्यू का भी था। यहाँ पर क्या है, इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग, लेकिन इस शब्द का जो अर्थ है वो कैसा होना चाहिए, सकारात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अपोज्ड टू नन, अपोज्ड माने होता है विलोम। ठीक है, और यह विलोम है, ठीक है, विलोमार्थी है किसका, नन का। नन माने होता है कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्या पूछा है उन्होंने कि नन का अपोजिट होना चाहिए और उसका पॉजिटिव अर्थ होना चाहिए, और अर्थ में उसकी हिंदी जो है मीनिंग क्या निकलना चाहिए, कुछ। तो देखेंगे यहाँ पर फ्यू लिखा है, आ फ्यू लिखा है और द फ्यू लिखा है, तीनों में पॉजिटिव सेंस कौन देगा, सिर्फ फ्यू देगा, आ फ्यू। ठीक है, पॉजिटिव सेंस वाला वर्ड कौन सा है, आ फ्यू, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए और एन इज नोन एज। ठीक है, पूछा है ए और एन को किस रूप में जानते हैं। ऑप्शन है डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को बोलते हैं उपपद। ठीक है, उपपद, और इनको डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब आर्टिकल्स की अगर बात की जाए तो इनका प्रयोग किसी भी नाउन की स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, किसी भी नाउन की स्थिति को अगर निर्धारित करने की बात की गई हो तो वहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स के अगर काइंड्स की बात की जाए, आर्टिकल्स के भेद की बात की जाए तो दो होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, ठीक, और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब इनके अंतर्गत देखिए, डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत सिर्फ द आता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए
और एन, ठीक है, ए और एन कुछ भी लिख लेंगे पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब यूज की अगर बात की जाए तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग किसी भी नाउन की स्थिति को निर्धारित करने के लिए, मतलब निश्चित बनाने के लिए, क्योंकि इसका नाम ही है क्या, डेफिनेट। तो अगर किसी नाउन से पहले दा का प्रयोग हो जाएगा तो वह नाउन कैसा बन जाएगा, निश्चित बन जाएगा, उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी पता होगी, ठीक है। अब प्रयोग कहाँ पे करते हैं, देखिए दा का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन से पहले भी कर सकते हैं, ठीक है, गिन सके तब भी, या फिर अनकाउंटेबल से पहले भी कर सकते हैं, ठीक, काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो, ठीक है, और चाहे प्लूरल हो। आई बात समझ में, मतलब डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग हम लोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। काउंटेबल अगर होगा तो या तो वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, ये दोनों किसके भेद हैं, ये हैं काउंटेबल के, ठीक है। और अनकाउंटेबल मतलब कोई भी नाउन हो उसके पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं उसकी स्थिति के आधार पर। लेकिन ए और एन की मीनिंग होती है एक, ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, एक। तो सीधी सी बात है, ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, काउंटेबल नाउन जिसको गिन सके, पहली बात तो ये, अनकाउंटेबल के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब काउंटेबल में भी किसके पहले करेंगे भाई, काउंटेबल के दो पार्ट होते हैं ना, एक होता है सिंगुलर, ठीक है, और होता है प्लूरल, तो हमेशा सिंगुलर। तो क्या बात समझ में आई कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, फिर काउंटेबल के अंतर्गत चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं, ए या फिर एन इज नोन एज, किस रूप में जानते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। तो ऑप्शन नंबर बी, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है, कौन होता है, द, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द, इसका प्रयोग किसके पहले किया जाता है, ऑप्शंस में देखेंगे, अभी आपको बता चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, बिल्कुल करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, इनसे भी पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स इनके पहले भी कर सकते हैं, इसका मतलब तीनों है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड्स लाइक, कह रहे हैं कुछ शब्द हैं जैसे आवर, ऑनेस्ट, एयर, ठीक, बिगिन विद। अब देखिए इनको हमने जब पढ़ा है तो यहाँ पर एच जो है वो इस प्रोनाउंसिएशन करते समय एच साइलेंट है, ठीक है, ओ से स्टार्टिंग हो रहा है प्रोनाउंसिएशन करते समय, ठीक है, प्रोनाउंस हो रहा है ओ से, इसमें भी ई से प्रोनाउंस हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन देखेंगे क्या पूछा है, द वर्ड्स लाइक आवर, ऑनेस्ट, एयर, बिगिन विद, किससे स्टार्टिंग हो रही है इनकी, वोवेल साउंड से, सही है, ऑप्शन नंबर यही वाला सही हो गया, क्योंकि इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ई है, ठीक है। तो वोवेल के साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कैसे वर्ड्स हो गए हैं, वोवेल साउंड वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आई लव माई सेल्फ, आगे पूछा है द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ माई सेल्फ इज ऑफ, ठीक है, कह रहे हैं कि माई सेल्फ की व्याकरणीय कैटेगरी कौन सी होगी, ठीक है, व्याकरणीय किस व्याकरणीय समूह में रखेंगे माई सेल्फ को, देखते हैं। ऑप्शंस क्या है, प्रॉपर प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन या फिर नन ऑफ दिस। अब देखिए थोड़ा सा समझेंगे, अगर हम लोग पॉजिटिव केस के एडजेक्टिव में, ठीक है, या फिर प्रोनाउन में सेल्फ, ठीक है, सेल्फ या फिर सेल्फ्स जोड़ देते हैं, ठीक, इधर क्या है, इधर पॉजिटिव केस का होगा, पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव हो सकता है या फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस का प्रोनाउन भी हो सकता है भाई, ठीक है, क्यों हो सकता है, क्योंकि हर जो है वो एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के रूप में बात की जाए अगर, तो जैसे हिम हो गया, हर हो गया, ठीक है, माई हो गया, ठीक है। अब देखिए हिम तो यहाँ पर किस केस का था, ऑब्जेक्टिव केस का था, तो कोई एक निश्चित बात नहीं कह सकते हैं, बस लास्ट में याद रखेंगे सेल्फ या फिर सेल्फ्स मिलता है, ठीक है, अवर हो गया, योर है, ठीक है। इस तरीके से इनके साथ में क्या जुड़ा होगा, सेल्फ या फिर सेल्फ्स, तो क्या बन जाएगा, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, जो सिंगुलर होंगे उनमें सेल्फ लगता है, ठीक है, जैसे
माई सेल्फ, और जो प्लूरल होंगे उनमें सेल्फ लगता है, जैसे आवर सेल्व्स, ठीक है, और योर सेल्व्स, योर सेल्फ होता है, एक मिनट, हाँ योर सेल्फ, और देम सेल्व्स हो जाता है, ठीक है, देम सेल्व्स हो जाता है। तो ये कैसे हैं, जिनमें सेल्फ या फिर सेल्फ जुड़ गया, ये कहलाते हैं इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब पहचानेंगे कैसे भाई, दोनों सेम सेम वर्ड्स हैं, तो फिर कौन सा एम्फेटिक होगा कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वाक्य में उसको प्रयोग कहाँ पे किया गया है, मतलब सेंटेंस में वो कहाँ पे आया हुआ है, पोजीशन क्या है उसकी, केस कौन सा है। तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, ठीक है, और इस सेंटेंस के या फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर सेल्फ या सेल्व्स वाला कुछ लिखा है, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर सेल्फ सेल्व्स वाला कुछ लिखा हुआ है प्रोनाउन, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर सब्जेक्ट के ठीक बाद, अगर सब्जेक्ट के ठीक बाद ये सब्जेक्ट लिख दिया और तुरंत यहाँ पर सेल्फ या सेल्व्स वाला कुछ आ गया, ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा इम्फेटिक, ठीक, इम्फेटिक प्रोनाउन। अब इनकी परिभाषा या फिर समझेंगे कैसे, देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जब क्रिया का असर जो है सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, क्रिया का असर जो है किस पे पड़े, सब्जेक्ट पे पड़े, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। इम्फेटिक का मतलब होता है थोड़ा सा जोर दे करके कहना, जैसे मैंने खुद ही ये काम किया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इम्फेटिक, अपना नाम लिया फिर तुरंत ही खुद शब्द जोड़ दिया, स्वयं शब्द जोड़ दिया, मतलब थोड़ा सा बल लगा करके कह रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं वापस, आई लव माई सेल्फ, ये देखिए माई सेल्फ लिखा हुआ है, कहाँ पर पोजीशन है इसकी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा रहता है तो कौन सा प्रोनाउन होता है, ये देखिए बताएगा, जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा रहता है तो कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, she herself says so, here in this sentence herself is used as, यहाँ पर देखिए वही बात पूछ दी गई है। अब देखेंगे इसकी पोजीशन, ये देखिए यहाँ पर herself लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के ठीक बाद सेल्फ या फिर सेल्फ वाला कोई वर्ड प्रोनाउन आया हुआ है, तो कैसा हो जाता है, इम्फेटिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रहेगा ना। रिफ्लेक्सिव कहाँ पर होता है, ऑब्जेक्ट में, जबकि इम्फेटिक कहाँ होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक है, दूसरा सेंटेंस है नन बट अ फूल विल डू इट, तीसरा है सम आर बोर्न ग्रेट, ठीक है, तीन सेंटेंसेस दिए गए हैं। आगे कहा गया है इन दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों में वन, नन एंड सम, तीन शब्द बताए गए, कौन कौन से, वन, नन एंड सम आर यूज्ड एज, इनका प्रयोग किस रूप में किया गया है। पहले तो सेंटेंस में इनकी पोजीशन देखते हैं, यहाँ पर देखिए वन किस रूप में आया हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में, कैसे पहचाना, क्योंकि इसके ठीक बाद में ये ऑक्सिलरी वर्ब लगी है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब ये वन सब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ पर भी नन जो है ये भी सब्जेक्ट के रूप में है, और यहाँ पर सम के बाद भी देखिए वर्ब आई हुई है, तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, वन, नन और सम, यही तो पूछे गए हैं। तो जब सब्जेक्ट के रूप में है, हम लोगों ने पढ़ा है अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो कितनी चीजें लिख सकते हैं हम लोग, नाउन को लिख सकते हैं, प्रोनाउन को लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव को लिख सकते हैं, ठीक है, और जीरन को लिख सकते हैं, इतनी चीजों को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो नाउन, किसी का नाम तो है नहीं, नाउन नहीं आया है भाई, ठीक है, टू से स्टार्टिंग नहीं है तो इन्फिनिटिव भी नहीं आया है, आईएनजी भी नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब जीरन भी नहीं आया, तो बचा क्या, प्रोनाउन बचा, इसका मतलब ये प्रोनाउंस है, ठीक है। अब बात आती है प्रोनाउन यहाँ भी दे रखा है ऑप्शन में, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखिए वन माने कोई, नन माने कोई नहीं, सम माने भी कुछ, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी निश्चित के बारे में तो बात नहीं हो रही है, कोई अनिश्चित ही तो है, वन कह दिया मैंने कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अब कौन है वो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, नाम भी नहीं लिया गया। यहाँ पर भी नन बट फूल विल डू इट, और कोई नहीं, और कोई नहीं में यह नहीं कहा गया ना कि कौन है। तीसरी बात में क्या है, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं,
अब कुछ में यहाँ पर भी अनिश्चित है, ठीक है, तो कैसा हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये तीनों कैसे हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए क्या हो गए वो इनडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, यहाँ पर भी कुछ सेंटेंस लिखे हैं। सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, कुछ लड़के बुद्धिमान होते हैं। आई विल टीच यू वन डे, मैं तुमको एक दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। हेयर द यूज ऑफ सम, यहाँ पर भी देखिए सम एंड वन इज ऑफ। अब देखिए इन सेंटेंसेस में पूछा गया है कि सम और वन का प्रयोग किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में किया गया है, ठीक है। देखिए पिछले सेंटेंस में सम और उनके बाद में तुरंत क्या आई थी, हेल्पिंग वर्ब आई थी, ऑक्सिलरी वर्ब आई थी, इस वजह से वो नाउन थे, सब्जेक्ट थे। अब यहाँ पर देखेंगे इनके ठीक बाद में ये नाउन आया हुआ है, यहाँ पर बॉयज नाउन है, यहाँ पर डे ये भी नाउन है। इसका मतलब इस नाउन से पहले जो शब्द लिखा है वो उसको क्वालिफाई करा रहा है, सम बॉयज कुछ लड़के, ये क्वालिफाई करा रहा है इसको। और किसी नाउन को क्वालिफाई कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर सम एडजेक्टिव है और यहाँ पर वन एडजेक्टिव है, और यही बात इन्होंने पूछी है, तो कौन से पार्ट्स आप इस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ईच, आइदर एंड नाइदर, तीन शब्द दिए गए हैं, ईच दिया गया है, आइदर है और नाइदर है। रेफर टू पर्सन्स, ठीक है, ये क्या है, किसी व्यक्ति को। अब ये तीनों शब्दों के बारे में कह रहे हैं। ईच माने क्या होता है, प्रत्येक, ठीक है। आइदर माने या तो कोई एक की बात हो रहा है, नाइदर माने किसी की भी नहीं। रेफर टू पर्सन्स, ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, व्यक्तियों को, अथवा थिंग्स या फिर वस्तुओं को, ठीक है। अच्छा, थिंग्स वस्तु आदि को प्रदर्शित करने वाली चीजें क्या होती हैं, नाउन होती हैं, और उनके नाम के स्थान पर अगर प्रयोग किए जाए तो वे प्रोनाउन होती हैं, ठीक है भाई। थिंग्स वन एट ए टाइम, और ये किसको प्रदर्शित करेंगी, एक को, ईच के द्वारा भी किसी एक को, आइदर द्वारा भी एक को, और नाइदर के द्वारा भी, इनके द्वारा सभी के द्वारा एक एक को, ठीक, प्रदर्शित किया जा रहा है ए टाइम, एक बार में किसी एक को। इसका मतलब सिंगुलर की बात चल रही है। आगे दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड, अब देखिए बता भी दिया गया, वे हमेशा कैसे रहते हैं, एक वचन रहते हैं। एंड फॉलोड बाय द वर्ब, और वर्ब के द्वारा फॉलो किए जाते हैं इन द सिंगुलर, वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। तो पूछा गया है दे आर कॉल्ड, इनको क्या कहेंगे, ठीक है। देखिए ईच, आइदर, नाइदर, ये कैसे सिंगुलर है, और उनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। ये कैसे होते हैं, वितरण सूचक सर्वनाम होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण सूचक। चलिए नेक्स्ट, बाकी तो पता ही है, देखिए पजेसिव को जानते हैं हम लोग, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस में कौन कौन से आते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और मी है, तो हो जाएगा माइन, और वी का क्या हो जाता है, अवर्स, ऐसे सेकंड पर्सन में आता है योर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन में हिज, हर्स, ठीक है, दियर्स, ये और इट्स, ये सभी क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, ये सभी पजेसिव प्रोनाउंस हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में बता ही चुके हैं, क्या होते हैं ये होते हैं सेल्फ और सेल्व्स वाले, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ईच और एवरी के बाद में कहीं ना कहीं कोई नाउन आया होगा, तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे, और जब वाक्य में बिना किसी नाउन के आए हो तो प्रोनाउन बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इन्होंने सिर्फ एक की बात की है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अच्छा, ये पूछा है कि वर्ब जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से आया हुआ है। ऑप्शन है वर्बम, वर्बेटिन, ठीक है, वर्बल, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, वर्बम। इसका मतलब होता है वर्ड, इसका मतलब जो होता है वर्ड होता है, शब्द, ठीक है। अब देखिए शब्द तो होता ही है, लेकिन कैसे वाले शब्द होंगे, ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी एक्शन को डिनोट किया जा रहा हो, वो उसका मतलब होता है वर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इट इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, ठीक है भाई, यह एक क्रिया है जो किसी एक्शन को डिनोट करती है, प्रदर्शित करती है। विच पासेज ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट, जो कि किसी कर्ता के द्वारा की जाती है, टू एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कर्म के साथ हो वह क्रिया। दिस वर्ब इज, इस वर्ब को क्या कहेंगे, ऑप्शन है ट्रांजिटिव वर्ब, एन इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। देखिए अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो, कम से कम एक ऑब्जेक्ट कर दिया है, तो वो होती है सकर्मक क्रिया, इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और ये किसका पार्ट होती है, ये होती है फाइनाइट वर्ब का हिस्सा,
चलिए नेक्स्ट, चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं आपको यहाँ पे वर्ब के बारे में। ये देखिए वर्ब क्लासिफिकेशन की बात अगर करें तो वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब, ठीक है, कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब, और एक होती है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ठीक है। अब देखिए इनमें फर्क क्या होता है। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, उसको कहेंगे फाइनाइट वर्ब, ठीक। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो चेंज ना हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ये पहले दो पार्ट्स में हो जाएगी। एक हो जाएगी मेरी कौन सी, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब कहेंगे, या फिर इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल। और दूसरी हो जाती है ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर इसी को बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट में तीन चीजें आ जाती हैं। पहला होता है इन्फिनिटिव, ठीक है, जीरन और पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखिए जो प्रिंसिपल वर्ब होती है इसका मतलब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया दो प्रकार की हो जाती है, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन सी होती है, जिसमें वर्ब का कम से कम एक ऑब्जेक्ट दिया हो, और इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब की बात की, हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर, तो ये होती है तीन प्रकार की। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और एक होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। अब देखिए प्राइमरी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और टू डू वर्ब्स। मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड और इतनी हो गई, ठीक है। और मार्जिनल में ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, ठीक है, इतनी हो गई। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताने की कोशिश की है। अगली किसी क्लास में इसको हम डिटेल में देखेंगे, वर्ब जब वर्ब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा गया था कि ऐसी वर्ब जो कि सब्जेक्ट के द्वारा करी जाए और उसका असर ऑब्जेक्ट पर पड़े तो कैसे कहलाएगी, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, मतलब कम से कम एक ऑब्जेक्ट दिया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आई रैन अ रेस, दूसरा है आई स्लीप, तीसरा है देयर इज अ फ्लॉ इन मी। अब देखिए तीनों सेंटेंस, तीन सेंटेंस दिए गए, आगे क्या कहा गया है, हेयर द वर्ब्स कौन कौन सी, रैन, स्लीप एंड इज, ठीक है, तीनों वर्ब के बारे में बात हो रही है। देखिए इसमें कौन सी, रैन, दूसरे में स्लीप और तीसरे में इज, ठीक है। सो अच्छा दिखाते हैं क्या प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये जो रैन है इसके मीन्स क्या है, दौड़ना, तो ये क्या प्रदर्शित कर रही है, एक एक्शन को प्रदर्शित कर रही है, ये कोई गतिविधि को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर स्लीप और सोने में कोई हरकत मूवमेंट तो हो नहीं रहा, तो क्या है, ये स्टेट है, ठीक है, क्या है, स्टेट है, स्थिति की बात कर रहे हैं, किस अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में, सुसुप्तावस्था में, ठीक है। तीसरे में इज, देयर इज ए फ्लॉ इन मी। अब यहाँ पर ना तो कोई एक्शन है ना तो कोई अवस्था है, यहाँ पर क्या है, कुछ होना या ना होना, बी, ठीक है, टू बी वर्ब है ये, ठीक, जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह क्या है, एक डॉक्टर है, ऐसे ही यहाँ पर देयर इज ए फ्लॉ इन मी, ठीक है, तो ये टू बी वर्ब है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, ये वर्ब क्या प्रदर्शित करती है, पहले ऑप्शन में एक्शन स्टेट बीइंग, देखिए एक्शन स्टेट बीइंग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट, टू एरर इज ह्यूमन। अब देखिए टू एरर, ये एरर जो है इसका मतलब है गलतियां करना, एरर से बना हुआ है, तो कह रहे हैं टू एरर इज ह्यूमन, मतलब गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, ठीक। लिखा हुआ है टू एरर इज हेयर इन्फिनिटिव, बिल्कुल यहाँ पर ये क्या है, इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इट इज, यह क्या है, यह है, क्या है भाई, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये वर्ब हो गई हमारी इज, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, ये नहीं, ये तो गलत है। आगे द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, बिल्कुल ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वर्ब फॉर्म शोज, अच्छा कह रहे हैं कि वर्ब की कौन सी अवस्था प्रदर्शित करती है, क्या, टेंस, पर्सन और नंबर, ठीक है, टेंस को प्रकट करे, पर्सन को प्रकट करे और नंबर को बताए, कौन से वर्ब होती है, अभी बताया था आपको,
कौन से वर्ब किसी वाक्य के टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। कौन सी वर्ब होती है वो? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, दोनों चेंज हो जाती है। अगर टेंस चेंज होगा तब भी चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है, उसके साथ में दूसरी हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। वही बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, या फिर नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो कौन सी होती है? ये ऑप्शन नंबर ए, फाइनाइट वर्ब फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। लिखा हुआ है आई गो, फिर सी गो, उसके बाद में वी वेंट, ठीक है भाई। 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। फिर कहा गया है द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों में जो वर्ब्स हैं, ठीक, वो क्या है, ये कहा गया। अच्छा भाई, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 जो था वही यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दे दिया है। अब देखेंगे यहाँ पर वर्ब क्या है। यहाँ पर वर्ब जो है वो गो है, ये देखिए इसमें वर्ब क्या है? गो। और इसमें वर्ब गो से क्या हो गई? गोज हो गई। और यहाँ पर गोज से क्या हो गई? वेंट हो गई। चेंज हो रही है बराबर। क्यों चेंज हो रही है? देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? आई था, मतलब प्लूरल में था। और यहाँ पर सी है, सिंगुलर हुआ तो क्या हो गई? गो से गोज हो गई। अब इन दोनों सेंटेंसेस का जो टेंस है वो क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट था। लेकिन जैसे ही टेंस चेंज हुआ तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसका मतलब यह वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तथा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इसलिए कौन सी वर्ब हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 जो क्वेश्चंस थे आज के सेशन में उनको कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया सही से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बने रहिए गोल्डन एज के के साथ। थैंक यू वेरी मच।